आसूस इन आसूस सर्च ऑफ कहाँ है आसूस? आपका लैपटॉप सर कैसे पता चला? इसमें पता भी चल जाता है क्या? लिखा हुआ है। अच्छा हाँ, ये आसूस इन सर्च ऑफ डेस्कटॉप पे लिखा, इनक्रेडिबल। हाँ हाँ, वॉलपेपर पे वाह लिखा सर हुआ वाह। है। सर गवर्नमेंट बजट का वो प्रिंसिपल रह गया था। क्या उसे समझने में दिक्कत हो रही है? नहीं रट सर ये लेंगे, वो क्या तो है? अलग बात नहीं है। नहीं यार, नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, अभी कल की क्लास लूंगा ना, कल उसे बता देता हूँ मैं। हाँ भाई, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पहले ये बताओ तुम लोग को अगर एक रॉ थॉट्स आ रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय द पब्लिक एक्सपेंडिचर? अगर एवरेज तुम लोग को एक्सपेंडिचर थोड़ा इंक्लूड डिफाइन करना बाय द रहेगा। गवर्नमेंट। एक्सपेंडिचर डन बाय द गवर्नमेंट, हाँ सही है। और कोई इसमें कुछ तड़का लगाना चाहेगा? तो भाई अगर हम एक्सपेंडिचर, पब्लिक एक्सपेंडिचर की बात करते, सही बता रही है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, तो इसे जो अगर हम लिखने भी जाते हैं तो हम कैसे बताओगे कि भाई टैक्स और नॉन टैक्स सोर्सेज जो कलेक्टेड अमाउंट होता है, जो रेवेन्यू कलेक्ट करती है गवर्नमेंट, उसे पब्लिक वेलफेयर और इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ाने के लिए जब एक्सपेंड करती है, तो वही क्या कहलाता है? पब्लिक एक्सपेंडिचर कहलाता है। यानी पब्लिक का पैसा पब्लिक पे खर्च करना, ठीक है। और वो कई रीजन से हो सकता है। आपका आपका बजट डिफेंस से रिलेटेड हो सकता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज से हो सकता है, सोशल वेलफेयर से रिलेटेड एक्सपेंडिचर किए जाते हैं। दिस ऑल द थिंग्स। चलिए सबसे पहले मीनिंग लिख लेते हैं बेटा। खुल जा सिम सिम, खुल जाएगा कि नहीं? खुल गया। हाँ भाई। तो पूरा छापना है इंग्लिश वालों को? नहीं नहीं, मैं अभी इसमें कुछ कटौती छटौती करता हूँ। Public expenditure is the spending of the revenue that a government gets from the tax and non-taxes resources. टैक्स और नॉन टैक्सेस रिसोर्सेज जो पाती है, उसे जो खर्च करती है, वही a government incurs those expenditure which the people in their individual capacity neither would not और कैन नॉट इंकर। यानी कि वो ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं कि जनरल पब्लिक वो एक्सपेंडिचर नहीं कर सकती है। अब डिफेंस में जो पैसा खर्च करना रहेगा, वो जनरल पब्लिक भाई वो तो हो ही नहीं सकता, तो वो कौन करेगा? गवर्नमेंट ही करेगी। तो वो अब रोड बनवाने का काम रहेगा, तो रोड बनवाने का काम क्या है? जनरल पब्लिक तो नहीं बनवा सकती, तो वो गवर्नमेंट का ही काम रहेगा। यानी ऐसे एक्सपेंडिचर जो जनरल पब्लिक से नहीं हो सकते हैं, उन्हें कौन करता है? गवर्नमेंट्स करती हैं, और उन्हीं को हम क्या कहते हैं? पब्लिक एक्सपेंडिचर कहते हैं। Generally, public expenditures are the heavy and benefit drives from the spending over the vast, vast areas and the expend over a long period of time. Benefit of the public expenditure enjoyed by a one person cannot include the other person from the other. बस यहीं तक लिखिएगा। कहाँ तक सही रहेगा यार? सही सर रहने मैं को लिख तो नहीं रही हूँ। बस यहीं तक बेहतर रहेगा। अच्छा हाँ बेटा, तुमको लिबर्टी है आज। आज तुमको बाटी चोखा बनाना है, आज तो सिर्फ तुम। सुन रहे हैं, सिर्फ हाँ हाँ सुन रहे हैं, सिर्फ लिख नहीं रहे हैं। हाँ, तो अच्छा ठीक है, थोड़ा अच्छे से बता देते। तो इतना समझ में आया कि पब्लिक एक्सपेंडिचर का मतलब क्या हो जाता है? पब्लिक एक्सपेंडिचर का मतलब टैक्स और नॉन टैक्स रिसोर्सेज से जो गवर्नमेंट पैसा कलेक्ट करती है, उसे जब सोशल बेनिफिट के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, डिफेंस के लिए जब गवर्नमेंट खर्च करती है, उसे हम पब्लिक एक्सपेंडिचर करते हैं। और ये ऐसे एक्सपेंस होते हैं जो नॉर्मल पब्लिक नहीं कर सकती, ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से करती है। इतना लिख के बताइए। हो गया। हो गया? ओहो। सर एक मिनट। हम्म।
मॉर्निंग का ही टाइम सही रहता है कि ये सुबह का 8 सही रहता है कि शाम ये 8 सही रहता है? सर मुझे जहाँ तक लगता है वही वाला टाइम सही रहता है। मॉर्निंग वाला ही सुबह ना? का ज्यादा सही रहता है, क्योंकि ना थोड़ा सुबह पढ़ लो ना, तब ये होता है कि सारा दिन वो ये टाइम रात होता है में उसको रिवाइज करने का। हाँ, ये और था। रात में होता है सर। हाँ, और थोड़ा ये भी और माइंड सबसे में बड़ा रह। डिसएडवांटेज ये है ना सर, नेट नहीं बचता। मैं भूल गई थी कि क्लास भी करनी है, तो मुश्किल से ये 150 MB बचा रखी है। अच्छा, और ये भी हो जाता है जी मॉर्निंग में कि मॉर्निंग में उठते ही थोड़ा एक मोमेंटम हो जाता है कि हाँ, पढ़ना शुरू कर दिए तो थोड़ा पढ़ते हैं तो माइंड ऐसे। फ्रेश रहता है ना, मतलब एकदम थोड़ा अच्छा लगता है सुबह सुबह। क्या करें, आज थोड़ा स्पेशल कंडीशन थी, इस वजह से आज मॉर्निंग को पॉसिबल नहीं हो पाए। कोई नहीं सर, हाँ, होता जाता है, यू कैन अंडरस्टैंड, बेटर अंडरस्टैंडिंग छोटी Students, स्टूडेंट्स। छोटी बातें होती रहती है। हो गया बेटा सबका? किसी का नहीं हुआ है तो नहीं बोल दे, नहीं तो फिर आगे चलते हैं भाई। अब बात आ जाती है, जब पब्लिक एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हो तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बोल लो चाहे इसका इंपॉर्टेंस बोल लो, दोनों में वही चीज लिखनी है हमको। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर का क्या फायदा होता है, कोई बताएगा भाई? सर ये पब्लिक सोशल वेलफेयर हो जाता है सबसे पहले तो। अच्छा, सोशल वेलफेयर हो जाता है। अच्छा, और फिर उससे क्या होता है? तो पब्लिक एक्सपेंडिचर हो रहा है तो गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर के लिए कर रही है। और देखो, अगर बात करते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर की, इसका मेन मोटिव क्या हो जाता है? हाँ, पब्लिक सोशल वेलफेयर इकोनॉमिक तो ग्रोथ। सही है, ये एक मोटिव तो होता है। मेन मोटिव में किसको इंक्लूड करोगे? इकोनॉमिक इकोनॉमिक ग्रोथ, ग्रोथ। इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ग्रोथ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ाने के लिए। बिल्कुल सही। कि एक गवर्नमेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर इसलिए करती है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़े। इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़े मतलब लोगों के पास इनकम जनरेट हो। इनकम डिस्पैरिटी जो सोसाइटी में होता है उसे खत्म करने की कोशिश होती है। जो इनकम अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है भाई, अगर ब्रिज बनेगा, रोड बनेगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज होगी तो लोगों के पास इनकम जनरेट होगा। लोअर सेक्शन जो है उसके पास भी इनकम जनरेट होगा, जिससे जो इनकम का गैप है सोसाइटी में वो कम हो। तो ये सारे मोटिव्स होते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर के, यानी सोसाइटी में होने वाले हर तरीके का बेनिफिट और देश के तौर पे होने वाले सारे बेनिफिट। ये कहाँ गया? हाँ, ये रहा। हाँ भाई, इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, सार्वजनिक व्यय का महत्व। सबसे पहले इंक्रीज इन प्रोडक्शन, हमारे प्रोडक्शन एक्टिविटीज इंक्रीज करती हैं, क्योंकि गवर्नमेंट खुद अपनी तरफ से इकोनॉमी में एक्सपेंस करती है, यानी इन्वेस्टमेंट बढ़ाती है। और जब भी इन्वेस्टमेंट बढ़ाती है तो प्रोडक्शन एक्टिविटीज क्या होती हैं, वो इंक्रीज होने लगती सर इस राशि को वीडियो मत भेजिएगा, है। फोटो भेज भेज के जला रही है। कीजिएगा सर, एकदम एक कीजिएगा फोटो जो क्या एक वीडियो का लिंक। सर, बाटी केक का चोखा? फोटो भेज। अच्छा। सर अभी अभी बाटी चोखा बना नहीं है पूरा। सर हाँ भाई, एक केक, यार फोटो केक तो इसको, बड़ा डिलीशियस सा एक है। वीडियो घर का। पे बनाए हो क्या? यस सर। टैलेंटेड। हाँ भाई, यही तो तो पहला टैलेंट है पॉइंट हो सर गया बस। इंक्रीज आप इन प्रोडक्शन। मत करो ग्रुप में। दूसरा हो जा रहा है रिडक्शन इन इनइक्वालिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। जब सोसाइटी में इनकम का प्रॉपर फ्लो होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, तो लोगों की इनकम बढ़ती है, जिससे इनकम का जो गैप है सोसाइटी का वो कम होता है। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर यानी गवर्नमेंट के खर्च करने से ये एक फायदा होता है। दूसरा, हेल्पफुल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ऑब्वियस सी बात है, आपकी जीडीपी ग्रोथ क्या होती है, इंक्रीज करती है। जीडीपी केवल इंक्रीज करना ही बड़ी चीज नहीं होती है, जीडीपी ग्रोथ को बनाए रखना यानी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी बनाए रखना, ये भी पब्लिक एक्सपेंडिचर का एक रोल होता है। जैसे एक बैंकिंग सेक्टर को ले लो। बैंकिंग सेक्टर है, अभी क्या हुआ, डिप्रेशन में चल रहा था क्योंकि एनपीए उसके इंक्रीज करते जा रहे थे। अब गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि इस प्रेशर से पब्लिक सेक्टर बैंक्स को ऊपर लेके आए,
तो उन्हें बेल आउट पैकेज देने पड़ते हैं। गवर्नमेंट जो होती है बेल आउट पैकेज इशू करती है ये बैंक्स को, जिससे कि उनका भला हो पाता है। और वो पैसा क्या होता है, वो हमारे टैक्स और नॉन टैक्स कलेक्टेड रेवेन्यू जो होते हैं पब्लिक से, उन्हीं का पैसा होता है। फिर फिफ्थ पॉइंट आता है सोशल वेलफेयर, जैसे कि बताया सामाजिक, जैसे किसान के कल्याण के लिए, या जो एजुकेशन होता है, हेल्थ होता है, इन पे भी पैसे खर्च किए जाते हैं सोशल वेलफेयर के लिए। फिर पीस एंड वेलफेयर, आपका रक्षा बजट यानी डिफेंस बजट जो होता है उसमें पैसे खर्च किए जाते हैं। कौन सा पैसा होता है, आपका पब्लिक एक्सपेंडिचर का ही होता है। और सातवां है इंक्रीज इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ स्टेट। स्टेट गवर्नमेंट जो होती हैं वो भी इंडिविजुअल लेवल पे उनको पैसा दिया जाता है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, कि स्टेट्स की इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी पार्टिसिपेट करें इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए। तो इंक्रीज इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ स्टेट, यहाँ पे भी इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर आता है। और लास्ट होता है बेटा कैपिटल क्रिएशन। कैपिटल क्रिएशन से क्या समझते हो बेटा? कोई बताएगा कैपिटल क्रिएशन? जब भी किसी देश में आप प्रोडक्शन करने वाले जो इक्विपमेंट होते हैं, उनके नंबर ऑफ इक्विपमेंट जब बढ़ते हैं तो उन्हें कैपिटल क्रिएशन कहा जाता है। आखिर कोई प्रोडक्शन करने वाली मशीनरी क्यों बढ़ेगी? इस बेसिस पे बढ़ेगी कि कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी बढ़ रही है उस देश में, तभी प्रोडक्शन करने वाली कैपिटल असेट्स को डिमांड भी ज्यादा किया जा रहा है। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर के थ्रू कैपिटल क्रिएशन भी होता है। ये हो जाएगा तो बताइए। हो गया। सर कैपिटल क्रिएशन क्या बताया सर? होने वाला है। कैपिटल क्रिएशन, देखो कैपिटल क्रिएशन का मतलब ये नहीं होता है कि बस पैसा बढ़ रहा है, नहीं। कैपिटल क्रिएशन जब आप थर्ड ईयर में बिजनेस फाइनेंस पढ़ेंगे तो वहां कैपिटल क्रिएशन को डिफाइन किया गया है। कैपिटल क्रिएशन मतलब कंट्री में कैपिटल गुड्स को इंक्रीज होना, कंट्री के अंदर कैपिटल गुड्स का इंक्रीजमेंट होना, यानी मशीनरीज बढ़नी, प्रोडक्शन करने वाले और दूसरे इक्विपमेंट है उनका बढ़ना। ये किस में आ जाता है, आपका कैपिटल क्रिएशन में आता है। अरे रे, अमित सर को पता ही नहीं है कि इस समय क्लास चल रही है। सर हमको बताइए क्लास चल रही है, कोई मैसेज नहीं करेगा। डन सर। हो गया? यस सर। यस सर। एक मिनट, अमित सर को एक मैसेज भेज देंगे। हाँ चलो भाई, ये हो गया हमारा। हाँ बेटा, आप हेडिंग डालिएगा। यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल्स हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर को लेते के अकॉर्डिंग। हाँ भाई, अब देखो आपका ये आपने, अब मैं पहले स्क्रीन पे जूम कर देता हूँ क्योंकि वीडियो भी रिकॉर्ड हो रहा है, तो जो बाद में रिकॉर्डेड वीडियो देखेंगे उनके लिए भी थोड़ी ये थोड़ा सही हो जाएगा।
ये जूम कर दिया, वो अपना पॉज करके फिर इसे लिख लेंगे। और ये इंग्लिश में कर देते हैं। ठीक है, अब इसे आप अपने स्क्रीन पे अपने साइज के साथ अपना इंक्रीज कर लीजिएगा, जिस पोर्शन को आप इंक्रीज करना चाहते हैं। ठीक है, चलो भाई अब बात करते हैं आपका वैगनर है, वैगनर्स लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटी। अब वैगनर साहब का एक लॉ है, ये कहते हैं कि स्टेट की एक्टिविटी इंक्रीज होने के कुछ पर्टिकुलर रीजंस होते हैं। आखिर ऐसा क्या रीजन होता है कि एक स्टेट, स्टेट का मतलब केवल स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, यहाँ इनके स्टेट का मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट, एक देश की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो एक देश, आखिर कौन सी ऐसी रीजंस हैं कि एक जो स्टेट एक्टिविटीज हैं उनके जो एक्सपेंडिचर हैं वो इंक्रीज करते जाते हैं हमेशा। ये दोनों मतलब हो जाता है, स्टेट का मतलब कहीं कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो जाता है, और कुछ जगह पे स्टेट गवर्नमेंट को ही इंडिकेट कर रहे होते हैं। खैर अब यहाँ पे देख लेते हैं। तो वैगनर साहब ये कहते हैं कि अगर एक्सपेंडिचर, स्टेट एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है तो उसके दो रीजंस होते हैं। एक तो पहले की जो एक्टिविटीज थी, यानी कि देखो बजट बनता है, बजट बनाते हैं तो कोई एक्टिविटीज को डिसाइड किया जाता है करने के लिए, तो पुरानी एक्टिविटीज भी रहती हैं जिनको स्टेट गवर्नमेंट और बेहतर बनाती हैं, और कुछ नई एक्टिविटीज को भी अपने अंडर में लेती हैं करने के लिए, देश के लेवल पे चाहे स्टेट के लेवल पे। तो इस तरह से क्या हो जाता है, पुरानी एक्टिविटीज भी थी और नई एक्टिविटीज भी आ गई, जिस वजह से हर एक स्टेट की अपनी एक्सपेंडिचर क्या हो जाते हैं, इंक्रीज करने लगते हैं। तो वैगनार्स के लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटीज में उन्होंने यही बताया कि हर स्टेट या सेंट्रल की अगर एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है तो उसके यही दो रीजन होते हैं, पुरानी एक्टिविटीज और नई एक्टिविटीज को अंडरटेक करना। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, जहां जहां अंडरलाइन किया बेटा उसी चीज को आपको लिखना है केवल। दिस लॉ इज एन नियरली यूनिवर्सल ट्रू, नहीं इसे मत लिखिएगा, यहां से लिखिएगा वैगनर वॉज ऑफ द व्यू दैट persistent tendency is towards both an intensive and sorry extensive and an intensive increase in the functions of the state। यानी कि स्टेट की जो एक्टिविटीज होती हैं वो दोनों तरह से, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव दोनों तरीके से इंक्रीज होती हैं। और ये कैसे होती हैं? ही सेड दैट, वो कहते हैं न्यू फंक्शंस आर कंटिन्यूअसली बीइंग अंडरटेकन। जो नई एक्टिविटीज होती है, नए टारगेट होते हैं, न्यू पॉलिसीज होती हैं, उनको लगातार हमेशा जो स्टेट होते हैं वो अडॉप्ट करते जाते हैं, नई नई चीजों को जितना बेहतर किया जा सके। और कह रहा है एंड ओल्ड फंक्शंस आर बीइंग फंक्शंस एंड, एक मिनट कहाँ गया मैं, हाँ, एंड ओल्ड फंक्शंस आर बीइंग परफॉर्म्ड मोर एफिशिएंटली एंड अ लार्जर साइड। और जो पुराना होता है फंक्शन उसको और बेहतर करती है, बंद नहीं करती है। तो इस तरीके से एक स्टेट का जो एक्सपेंडिचर होता है वो हमेशा बढ़ता जाता है। इतना लिख के बताइए। फिर बहुत बड़ा है, बहुत टाइम लगेगा। नहीं नहीं, ज्यादा बड़ा नहीं है बेटा, ज्यादा बड़ा नहीं है। देखो यहीं से यहीं तक है केवल। अगर आप बात करो, ये वैगनर जो साहब लिखे हैं यहाँ से यहाँ, ये लमसम 2 लाइन है केवल, और फिर ही सेड से लेके और फिर ये 2 लाइन ये है, तो कुल मिला के 4 लाइन है बस। सर एक बार फिर बताइए, क्या चीज बेटा? एक बार फिर बताइए। हाँ देखो, वैगनार साहब का राज्य के बढ़ते क्रियाकलापों का सिद्धांत। तो ये पहले तो इनका व्यू क्या है कि जो स्टेट की एक्टिविटी है वो इंक्रीज करती जाती है। तो भाई अब इन्होंने कह तो दिया कि एक स्टेट की एक्टिविटीज इंक्रीज करती जाती है या उनका एक्सपेंडिचर इंक्रीज करता जाता है। तो क्यों करता जाता है भाई, उसका अब रीजन इन्होंने बताया। इन्होंने बताया कि एक स्टेट की एक्टिविटीज बढ़ती जाती है, यानी उनका हर साल का एक्सपेंडिचर बढ़ता जाता है। उसके दो रीजन को कंबाइंड किया गया। पहला तो कहता है कि पुराने जो इनकी प्लान्स होते हैं, जैसे कि अगर कोई गवर्नमेंट आती है, पुराने जो काम चल रहे हैं अगर वो बेहतर चल रहे हैं, जैसे एजुकेशन पे खर्च पहले होता है तो अभी भी होता रहेगा,
तो पुरानी एक्टिविटीज को बंद नहीं की जाती हैं, बल्कि उसको और बेहतर किया जाता है। तो एक वो हो गया। दूसरा, अगर एजुकेशन में और बेहतर ऑप्शंस मिल जाते हैं उसको बेहतर करने के लिए, तो उसे भी अडॉप्ट किया जाता है, यानी नए प्लान्स जो होते हैं उन्हें भी अडॉप्ट कर लिया जाता है। तो पुराना प्लस नया, तो ऑब्वियस सी बात है आपका जो स्टेट एक्टिविटीज है या स्टेट का एक्सपेंडिचर जो खर्च है, वो ऑब्वियस सी बात है कि इंक्रीज ही करेगा आपका। ठीक है ना? यस सर। हाँ। एक वैगनार साहब की हमको थ्योरी पढ़नी, और एक आपका पिकॉक साहब है, उनकी इन्हीं दोनों का पढ़ लेंगे, काम हो जाएगा। इन दोनों में से कोई एक जरूर आएगा, या तो दोनों दे देगा। हो गया। हो गया, ओके। ये कविता की आवाज थी? हाँ। ओ ठीक है। अब लास्ट में आपको देखो पॉइंट बचता है, he advanced the following main causes of his expenditure growth। अब देखो जो ऊपर हमने पॉइंट अभी पढ़े हैं ना, उन्हीं चीजों को फिर पॉइंट जो ऊपर डेफिनेशन पढ़ा है उसी चीज को पॉइंट वाइज डिफाइन कर दिया है। तो बेटा हिंदी में अवेलेबल नहीं था, इंग्लिश में ही था, तो आपको क्या करना है, वही हिंदी के पॉइंट ही यहाँ पे रिपीट करने हैं आपको, कि पहला क्या कह रहा है, a relative increase in the cost of public expenditure, लॉ लॉ एंड ऑर्डर। अब देखो ये जो इंक्रीज होता है पब्लिक एक्सपेंडिचर, वो किस वजह से होता है, उनके कुछ पॉइंट बताए। पहला, तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए आपके खर्चे बढ़ जाते हैं, कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। हिंदी में लिख लीजिएगा बेटा, कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, कल्चरल एंड वेलफेयर एक्टिविटीज अगर बढ़ानी होती है, उसके लिए भी खर्चे बढ़ जाते हैं, उसकी वजह से भी। हर एक स्टेट और गवर्नमेंट को कल्चरल और वेलफेयर एक्टिविटीज भी करनी पड़ती है। अभी देखो, अभी गवर्नमेंट ने आज ही डिक्लेयर किया है कि जून तक या जुलाई तक जितने गरीबी रेखा से नीचे हैं उनको फ्री का अनाज दिया जाएगा। तो ये क्या आ गया, ये वेलफेयर एक्टिविटीज में आ गया, जिसकी वजह से पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ता है। और फिर चौथे पॉइंट पर डायरेक्ट लिखिएगा, थर्ड पॉइंट को मत लिखिएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ रिजल्ट इन इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन। जैसे जैसे शहरीकरण होता जा रहा है, अर्बनाइजेशन मतलब शहरीकरण होता जाता है, आपके खर्चे भी बढ़ते जाते हैं। अब देखो, एक गांव पे उतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का बर्डन नहीं होता है जितना एक अर्बन एरिया पे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने का बर्डन हो जाता है। रोड होती है, उसके बावजूद ट्रैफिक लगने लगता है, तो फिर आपको ओवरब्रिज बनाना पड़ता है, ओवरब्रिज से भी काम नहीं चलता है, तो और रास्तों से आपको रिंग रोड्स बनाने पड़ते हैं। तो एक अर्बन एरिया डेवलप करने पे ज्यादा एक्सपेंडिचर होता है, और जैसे जैसे हमारे देश में अर्बनाइजेशन हो रहा है, एक्सपेंडिचर भी बढ़ता जा रहा है। तो ये तीन रीजन इन्होंने अलग से बताए कि भाई पहला क्या हो गया, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। दूसरा, वेलफेयर एक्टिविटीज की वजह से एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। और चौथा यानी तीसरा इन्होंने ये बताया कि भाई अर्बनाइजेशन इंक्रीज कर रहा है, इस वजह से पब्लिक एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज होता है। भाई हिंदी में अगर लिखने में कोई दिक्कत आएगी बेटा तुरंत पूछ लीजिएगा, मैं उसे बता दूंगा। पहले वाले में लॉ एंड ऑर्डर आप लिखिएगा, यानी कि कानून व्यवस्था। दूसरे वाले में सामाजिक कार्यकलाप। और तीसरे वाले में शहरीकरण। ये तीन पॉइंट भी लिख लेंगे तो इसको बना ले जाएंगे। ऐसे पॉइंट पे लिखना बहुत जरूरी है। बुक में अभी देखोगे ना, जैसे बुक में तो ये बहुत सारा दिया है, मेन कंटेंट आपको लिखना बहुत जरूरी है, कि आप परेशान ना हो बाद में कि खोजने लगो कि मेन कंटेंट क्या है, आखिर वैगनर साहब कहना क्या चाह रहे हैं। सर, हाँ बेटा। अमित सर आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं, देख लीजिए। अच्छा 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 अच्छा। सर देखिए बुक में दिखा रहे हैं कितना लंबा।
अरे बाबू बुक यानी ये भी सब बुक ही में है, तो इसलिए जैसे कह रहा हूँ ये अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, तो अंडरलाइन करके बस इतना कंटेंट आप लिखोगे तो एग्जामिनेशन में फिर परेशान नहीं होगे ये सब ढूंढने के लिए कि कितना सा पढ़ूं मैं, कि मुझे पूरी चीज पता चल जाए। ओके सर, ठीक है। हाँ, तो इसी वजह से लिख लीजिए, नहीं तो इस सब्जेक्ट में थोड़ा परेशान होने लगेंगे फिर कंटेंट ढूंढने के लिए। हो जाएगा तो बताइएगा बेटा। सर हो गया। हो गया। ये निकिता थी? कविता थी। अच्छा, ये कविता सर थी। मेरा भी हो गया। हाँ, निकिता का भी हो गया। ये भाई सब ठीक ठाक है घर पे? बिल्कुल सर। ठीक। जिसका नहीं हुआ है नहीं बोल दे बेटा। अमित सर हमारे परेशान। अच्छा, नहीं कोई नहीं बोल रहा, यानी सबका हो गया। ठीक है भाई, चलो तब आगे चलते हैं। वैगनर साहब की कुछ और काम भी है, एक मिनट। हाँ, ये रहा। अब भाई डाल्टन साहब ने इनका सपोर्ट किया है, ठीक है, केवल पॉइंट लिखने की जरूरत है बेटा। फिर मुझे जरूर, अरे यार ये छोटा नहीं होगा क्या? नहीं, छोटा नहीं होगा इसके पे ही। हाँ भाई, अब देखो डाल्टन साहब ने वैगनार के जो नियम है उनको 3 कारणों से सही साबित किया है। इंग्लिश में लिखिएगा। अकॉर्डिंग टू डाल्टन, बेटा इंग्लिश में लिखिएगा। अकॉर्डिंग टू डाल्टन, वैगनार्स लॉ कैन बी इंप्लीमेंटेड ड्यू टू 3 रीजंस। वैगनार्स लॉ कैन बी इंप्लीमेंटेड ड्यू टू 3 रीजंस। हो गया बेटा, लिख लिया? ए हो गया भाई, जो मैंने बोला इंग्लिश में। यस सर। हाँ ठीक है। अब देखो इसमें पहला पॉइंट डालिएगा, मोर एफिशिएंसी। मोर एफिशिएंसी। अब यहाँ पे डाल्टन साहब जो है वो वैगनार के ये जो लॉ है इसको सही साबित करते हुए 3 पॉइंट्स को कह रहे हैं। पहला पॉइंट तो ये कह रहे हैं कि भाई मोर एफिशिएंसी, किस चीज में एफिशिएंसी? काम करने में एफिशिएंसी। अब गवर्नमेंट काम किसके थ्रू करती है? पब्लिक सेक्टर के थ्रू करती है। पॉइंट टू बी नोटेड भाई, कि जो गवर्नमेंट होती है वो अपने सारे काम किसके थ्रू करती है? पब्लिक सेक्टर के थ्रू। तो हमारे इस पूरे पैराग्राफ में यही बता रहे हैं कि हमारे सोसाइटी और इकोनॉमी में कुछ काम ऐसे होते हैं जो कि पब्लिक सेक्टर ही बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। देयर आर सम सेक्टर्स वेयर पब्लिक सेक्टर कैन वर्क एफिशिएंटली, है ना। अब जैसे बात की जाए, अब रेलवे है तो रेलवे इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे देश में, एक प्राइवेट सेक्टर उससे हैंडल नहीं कर सकता है। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर गवर्नमेंट है तो भाई रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर है तो रेलवे में खर्च भी करना पड़ता है गवर्नमेंट को, पब्लिक एक्सपेंडिचर करना पड़ता है। तो इस वजह से पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज करता है। किस वजह से? क्योंकि कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पे केवल पब्लिक सेक्टर ही मोर एफिशिएंटली, ज्यादा एफिशिएंटली काम कर सकता है। आप केवल एक लाइन यही लिखिएगा बेटा इसमें कि देयर आर सम सेक्टर्स वेयर only public sector can work efficiently. There are some sectors where only public sector can work more efficiently. है ना। तो नॉर्मल सा सेंस निकल आएगा, पब्लिक सेक्टर काम कर रहा है तो इसका मतलब गवर्नमेंट का खर्च भी
होगा वहां पे। ठीक है, हो गया तो बताओ भाई। हो गया? यस सर। ओके, अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। बस उसी को अब रिवर्स कर देना है, सेम पहले पॉइंट से ही सेकेंड पॉइंट को कोरिलेट कर दिए हमारे डाल्टन साहब, बहुत चतुर चालाक थे। इन्होंने कहा कि भाई इनकैपेबिलिटी ऑफ प्राइवेट सेक्टर। ऑब्वियस सी बात है, जब पहला पॉइंट बोल दिया तो दूसरे की जरूरत ही नहीं थी, वो तो अंडरस्टूड हो जा रहा है भाई कि हमारे प्राइवेट सेक्टर जो हमारे देश में है वो हर काम करने के लिए कैपेबल नहीं होते हैं। यानी इनकैपेबिलिटी ऑफ प्राइवेट सेक्टर एक रीजन है जिसकी वजह से पब्लिक सेक्टर को ज्यादा काम करना पड़ता है। तो पब्लिक सेक्टर ज्यादा काम कर रहा है मतलब पब्लिक एक्सपेंडिचर ज्यादा होने का ये भी एक रीजन है। ठीक है ना? तो पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज होने का रीजन क्या है? इनकैपेबिलिटी ऑफ प्राइवेट सेक्टर। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दिया हुआ है, बड़े नगरों में जन स्वास्थ्य सेवाओं संबंधी कार्य। इन बिग सिटीज जन स्वास्थ्य सेवाएं, सोशल मेडिकल फैसिलिटीज। हाँ, इन बिग सिटीज सोशल providing social public medical facilities, providing medical social medical facilities. अब भाई पब्लिक यूटिलिटी, तीसरा रीजन आ जाता है कि पब्लिक सेक्टर का आखिर खर्च होता क्यों है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर आखिर हर साल इंक्रीज क्यों होता है। भाई देखो, गवर्नमेंट काम करती है तो वो ऐसी चीजों पे वर्क करती है जो पब्लिक यूटिलिटी की होती है। पब्लिक यूटिलिटी का मतलब जो केवल एक बंदे को फायदा नहीं पहुंचाती है, पूरी सोसाइटी को फायदा पहुंचाती है। सड़क बन रही है तो पूरे सोसाइटी के लिए बन रहा है ना? ब्रिज बन रहा है तो पूरी सोसाइटी के लिए बन रहा है। इस वजह से अगर प्राइवेट सेक्टर को हम देखेंगे तो प्राइवेट सेक्टर ऐसी चीजें नहीं करेगा, वहां प्रॉफिट मोटिव होता है। ठीक है ना? तो पब्लिक यूटिलिटी की चीजें बनाने के लिए भी गवर्नमेंट को ही खर्च करने पड़ते हैं सोसाइटी में। तो पब्लिक यूटिलिटी भी एक रीजन है पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज होने के। हो जाएगा तो बताइएगा बेटा। हो गया सर। हाँ, इतना बहुत है इनके लिए, इनकी थ्योरी पे इतना डेटा लिखने के लिए। ठीक है ना? हाँ सर ठीक है। हाँ, मेन समझ में आ रहा है ना? आपको यही ये रीजंस बताने हैं, आपको मेनली क्या होना, रीजंस बताने हैं कि पब्लिक का एक्सपेंडिचर, पब्लिक एक्सपेंडिचर अगर बढ़ रहा है यानी गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर अगर बढ़ रहा है तो वो किन किन रीजन से बढ़ रहा है। ठीक है ना? बस ये चीज माइंड में रखोगे, आराम से कर ले जाओगे। चलो भाई, हटा रहा हूं मैं। ठीक है ना? ठीक है, ओके, हटा रहा हूं तब। फिर हम आते हैं पीकॉक साहब पे। कहाँ गए हमारे पीकॉक? हाँ, पीकॉक वाइसमैन हाइपोथेसिस। हाँ भाई, पीकॉक वाइसमैन हाइपोथेसिस, इसे जरा आराम से समझने की पहले कोशिश कीजिएगा, पहले छापामारी पे मत जाइएगा, क्योंकि ये बड़ी अजीब से बातें कहे हैं इन्होंने। इनका ये कहना है कि एक जो पब्लिक होती है वो सोसाइटी के बेनिफिट तो उठाना चाहती है, यानी गवर्नमेंट जो भी सुख सुविधाएं दे रहा है हर उस सुख सुविधा, हर उस फैसिलिटीज को एंजॉय करना चाहती है, मगर टैक्स नहीं देना चाहती है। अब भाई टैक्स नहीं देना चाहती है तो पब्लिक से अगर टैक्स नहीं मिलेगा तो पब्लिक एक्सपेंडिचर कैसे बढ़ पाएगा? क्योंकि टैक्स के पैसे से ही पब्लिक एक्सपेंडिचर होता है ना?
तो पिकॉक वाइसमैन हाइपोथेसिस में ये कहा गया है, जो अभी आपको बताया, कि नॉर्मली जनरल पब्लिक सारी सुविधाएं उठाना चाहती है मगर टैक्स नहीं पे करना चाहती। तो भाई पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ेगा कैसे? तो अब इस चीज पे पिकॉक साहब कहते हैं, पिकॉक एंड वाइसमैन साहब कहते हैं कि अगर पब्लिक एक्सपेंडिचर तभी बढ़ता है जब वॉर जैसी सिचुएशन आती है, युद्ध जैसे सिचुएशन आती है, तो पब्लिक एक्स्ट्रा टैक्स पे करने के लिए तैयार हो जाती है। तो जैसे ही वो एक्स्ट्रा टैक्स पे करते हैं, गवर्नमेंट के पास पब्लिक रेवेन्यू बढ़ जाता है और पब्लिक एक्सपेंडिचर भी ज्यादा हो पाता है। ये है इनकी हाइपोथेसिस। भाई समझ में आई तो बताओ, नहीं समझ में आए तो फिर बताओ, मैं उसे और बेहतर एक्सप्लेन कर सकूं फिर से। आ गई सर। आ गई ना? हाँ देखो, थोड़ा अलग हटके है इनकी थ्योरी, पिकॉक वाइसमैन हाइपोथेसिस। पब्लिक, सर ये जो हम लोग सोचते हैं वो है इनकी, कि टैक्स ना देना हो। हाँ टैक्स ना देना हो, मगर अब इनको ये भी बताना है, टैक्स ना देना हो तो ठीक बात है, मगर अब पब्लिक एक्सपेंडिचर अगर बढ़ता है तो उसकी सिचुएशन इन्होंने बताई कि पब्लिक एक्सपेंडिचर तभी बढ़ेगा जब वॉर काइंड सिचुएशन आएगी, युद्ध जैसी, तब पब्लिक भावुक हो जाएगी और कहेगी ले लो हमसे एक्स्ट्रा टैक्स। ठीक, और जैसे ही एक्स्ट्रा टैक्स गवर्नमेंट के पास जाएगा तो पब्लिक, अच्छा ये खत्म होने वाला टाइम हम लोग के पास, पब्लिक रिवेन्यू बढ़ जाएगी, और पब्लिक रिवेन्यू बढ़ जाएगी तो हमारे पास हम पब्लिक एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाएगा, गवर्नमेंट उतना ही एक्सपेंडिचर भी बढ़ा देती है। अपने हिसाब से जो पोर्शन हो उसे जूम कर लीजिएगा और लिख के बताइए, वैसे 1 मिनट खत्म होने वाला है, अपने आप खत्म हो जाएगा तो फिर दोबारा लिंक पे क्लिक कीजिएगा, फिर से दूसरे सेशन में आ जाएंगे हम लोग। खत्म ही कर देते हैं सर। ठीक है, खत्म ही कर सर देते भूख हैं। लगा है। हाँ बस 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 थोड़ा सा पढ़ा के बस खत्म करते हैं बेटा, फिर बस थोड़ी सी 15 मिनट और दे दीजिए, बस मुझे 15 मिनट और।